हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं एक्सॉन अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आगे जानेंगे। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था कि केमिकल काइनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रेट क्या होती है। उस टाइप ऑफ रेट को अपन डिवाइड करेंगे और उसका अपन फॉर्मूला ही बनाएंगे, और उसके बाद एक जनरल इक्वेशन के लिए अपन रेट कैसे लिख सकते हैं, एवरेज रेट कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैसे लिख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आप आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आज के वीडियो में एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है ये हमें आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो इस रेट ऑफ रिएक्शन को मैं दो पार्ट्स में क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं। दो पार्ट्स में मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से आपको पता चल रहा है कि भाई जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों? वर्ड इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी। यानी जो चेंज इन टाइम है, डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो नियरली जीरो होगी इसमें। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, आर जो है वो पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जनरली जो अपन रेट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। और इसमें जो डी टी होता है वो नियरली किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। क्यों जीरो के बराबर होगा? क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, बहुत कम टाइम पीरियड, वेरी लेस टाइम पीरियड। यानी जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नियरली जीरो। और अपन इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो डिफरेंस आएगा कंसंट्रेशन में, जो डिफरेंस आएगा टाइम पीरियड में, जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, बहुत ज्यादा ही कम आएगा। तो जैसे कोई रिएक्शन होगी, जैसे HI जो है वो कन्वर्ट हो गया H2 प्लस I2 में, इससे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इसके लिए जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, डेल्टा HI अपॉन dt, DHI अपॉन dt। ये क्या होगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अपन लोगों ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा 11th-12th के लेक्चर्स में, और जो जितने भी बच्चे इग्नू के देख रहे हैं उन्हें MT03 वाला लेक्चर भी देखा होगा। MT03 जो कोड है उसके अंदर डिफरेंशिएशन बताया जाता है। मैथ्स में डिफरेंशिएशन आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ये क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई डी। वैसे अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कुछ पहले टाइम था, है ना, जैसे T1, और फिर क्या था, कुछ बाद का टाइम था। फिर इसमें अपन ने क्या करा, चेंज निकाल लिया, टाइम का निकाल लिया, जैसे T2 माइनस T1। तो ये क्या हो गया, एक चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज। तो इसमें जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी, डेल्टा टी की वैल्यू होगी, वो नियरली जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, आर से पी के फॉर्म में, रेट जो है प्रोडक्ट बन रहा है, रेट जो है वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए जो रेट लिखूंगा वो कैसा होगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसमें माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। और जो प्रोडक्ट में प्लस क्यों लगाया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसमें इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए इसमें क्या लगाया मैंने, प्लस लगाया। ठीक है, तो माइनस और प्लस इसमें साइन आ गया है। ठीक है, तो इसमें जो डेल्टा है वो क्या डिनोट कर रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जनरली अपन जो भी रेट ऑफ रिएक्शंस आगे पढ़ेंगे, जैसे रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ये सब चीजें पढ़ेंगे, वो अपन डेल्टा में भी पढ़ सकते हैं और डी में भी पढ़ सकते हैं। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके हिसाब से भी पढ़ सकते हैं और एवरेज के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। इस चीज को अगर मैं एक बार ग्राफ से बना के भी दिखाऊं,
तो ग्राफ से बना के अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनेगा। कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनेगा। इधर जो y एक्सिस है उधर मैंने क्या ले लिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले ली, और इधर मैंने क्या ले लिया, टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या हो गया, टाइम पीरियड। अब देखो मेरी बात सुनो, इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं, इनिशियल रेट, और इस पे जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, टी आई, इनिशियल टाइम। इधर जो इस पॉइंट पे जो रेट होगी वो क्या होगी, फाइनल रेट, और इस टाइम पे जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, फाइनल टाइम। ठीक है, इसके लिए अगर मैं रेट निकालूं तो क्या आएगा, रेट का फॉर्मूला, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फाइनल माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये क्या हो गया, एक रेट हो गया, और इसको ही अपन क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। इसी को अपन क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। ठीक है, तो आगे के देखो एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो आगे के एक दो एग्जांपल मैं और बताता हूं। जैसे देखो N2O5 जो है, इसे आप जब हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2NO2 प्लस O2, 2NO2 प्लस O2, है ना। N2O5 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो गए, 5 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 2 4 प्लस 1 5। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। अब इसके लिए मैं अगर एवरेज रेट लिखूं, क्या लिखूं, एवरेज रेट, तो क्या लिख सकता हूं मैं एवरेज रेट को, एवरेज रेट को कैसे लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या हो गया, अपने रेट ऑफ प्रोडक्ट हो गई, यहाँ पे अपने क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या हो गया, एवरेज रेट होगी, क्योंकि डेल्टा का साइन इसमें मैंने लगाया है। वैसे ही अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखूं तो प्रोडक्ट के फॉर्मेट में कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को, डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। इधर क्या किसका साइन आएगा, प्लस का, क्यों, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इसलिए इसमें किसका साइन लगा दिया मैंने, प्लस का। ठीक है, वैसे अगर मैं O के लिए लिखूं, डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, और इसमें भी किसका साइन आएगा, प्लस का, क्योंकि ये प्रोडक्ट में बन रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, रेट को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक नया फॉर्मूला बना, एक नया कंसेप्ट बताऊंगा, एक नया फॉर्मूला बताऊंगा, और उस कंसेप्ट और फॉर्मूला से अपन क्या करेंगे, रेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं चलो उसको एक बार। तो देखो एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अपन रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस O2, इसकी पावर, इसका जो अपना है हाफ हो जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, बैलेंस है, पहले से ही मैंने बता दिया था ये क्या होगी, बैलेंस होगी। देखो यहाँ पे 2N, यहाँ पे 2N, 2 2 4, और यहाँ पे 1 5, यहाँ पे 5 O2। तो ये रिएक्शन क्या है, पहले से ही बैलेंस्ड है। तो इस रिएक्शन के लिए आपको एवरेज रेट बोला जाए तो ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, ये तो एक जनरल फॉर्मेट हो गया, ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूं। एवरेज रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन T, ऐसे लिखेंगे, और ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है। अब इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना कोफिशिएंट, तो अपन को कोफिशिएंट से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 अपॉन 1 तो कोई ऐसे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क इसमें पड़ेगा। देखो कैसे फर्क पड़ेगा, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी। तो देखो इसमें 1 अपॉन 2 आ जाएगा, मैंने बताया था कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कोफिशिएंट कितना है, 2 है इसका कोफिशिएंट, तो 1 अपॉन 2 इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2।
कोफिशिएंट कितना आएगा, नीचे आएगा, है ना। और इसमें भी अगर मैं लिखूं माइनस डेल्टा टी 1 अपॉन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है 1/2 है, तो कोफिशिएंट को लिखो 1/2, कोफिशिएंट को लिखो 1/2। लेकिन देखो इसमें जो 2 होगा ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो अपना फ्रैक्शन के नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, तो -2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। तो देखो इन फॉर्मूले से अपन को क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। इन फॉर्मूले से क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। अब सर हम लोग इस रिएक्शन के लिए तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन कोई और रिएक्शन आ जाए तो उसके लिए कैसे लिखेंगे ये भी अपन लोग समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि इस रिएक्शन का तो मैंने बता दिया है, लेकिन कोई अगर और नेक्स्ट रिएक्शन आ जाए, कोई एक जनरल रिएक्शन अपन लेके कर ले जिससे सारी रिएक्शंस का फॉर्मूला बन जाए, वो भी आप सर बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो ये क्या हो गई, एक जनरल रिएक्शन हो गई, ये क्या हो गई, एक जनरल रिएक्शन हो गई। अब इस जनरल रिएक्शन के लिए अगर मैं एवरेज रेट लिखूं, क्या लिखूं, एवरेज रेट, तो क्या आएगा एवरेज रेट। देखो ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो सर हमेशा माइनस में लेते हैं, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी। और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए जो हो जाएगा वो कोफिशिएंट होगा, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन ए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना हो जाएगा -1 अपॉन बी, -1 अपॉन बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। भाई माइनस क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। 1 अपॉन बी क्यों लिया, क्योंकि सर देखो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन क्या होती है, अपन नेगेटिव में इसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमें डिवीजन में लेते हैं, ये एक्चुअली प्लस में हो जाएगा, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपना प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। तो देखो आगे सी क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो प्लस में 1 अपॉन सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा सी इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। तो इन तीनों ही फॉर्मेट से, इन सारी रिएक्शन से आप क्या निकाल सकते हो, इन सारे फॉर्मूलों से एवरेज रेट आप निकाल सकते हो, एवरेज रेट आप क्या कर सकते हो, इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके बताऊं आपको, तो देखो देखो जैसे क्या हो गया, HI gives H2 plus I2, HI gives H2 plus I2, इसे बैलेंस कर लो, लेकिन पहले 2HI। तो इसके लिए एवरेज रेट सर अपन ऐसे लिख लेंगे, अभी अभी आपने बताया है, तो आसानी से हम लोग लिख लेंगे -1 अपॉन 2 कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी, इसके लिए भी 1 अपॉन 1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी। ऐसे मैंने लिख लिया, बिल्कुल सही लिखा है, ऐसे ही लिखना है अपन को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखना है। लेकिन अब इसमें एक टर्म यूज होता है, रेट ऑफ डीकंपोजिशन, रेट ऑफ डीकंपोजिशन, या इसे अपन बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो देखो रेट ऑफ डीकंपोजिशन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डीकंपोजिशन का मतलब क्या हो रहा है, एक जो रिएक्टेंट है वो दो कंपोनेंट में टूट रहा है, डीकंपोज हो रहा है, तो रेट ऑफ डीकंपोजिशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे किस चीज के लिए, हमेशा रिएक्टेंट के लिए, हमेशा किसके लिए निकालेंगे, रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ डीकंपोजिशन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वो हमेशा किसके लिए निकाला जाएगा, HI के लिए, HI यानी रिएक्टेंट के लिए। तो मैं इधर नीचे रिएक्टेंट भी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ डीकंपोजिशन या रिएक्टेंट का जो डीकंपोजिशन हो रहा है, HI का जो डीकंपोजिशन हो रहा है, तो रेट ऑफ डीकंपोजिशन अपन कैसे निकालेंगे, देखो इसमें कोफिशिएंट को छोड़ के ये जो रेट दिख रही है डेल्टा HI अपॉन
डेल्टा टी, डेल्टा एच आई अपॉन डेल्टा टी। कोफिशिएंट को नहीं इंक्लूड करना है, जैसे अपने यहाँ पे एवरेज रेट कैलकुलेट करते हुए कोफिशिएंट को इंक्लूड करा है, अगर कोफिशिएंट को इंक्लूड करोगे तो वो एवरेज रेट हो जाएगी, अगर कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डीकंपोजिशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना। तो और ये जो रेट ऑफ डीकंपोजिशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो किसके लिए निकाला जाता है, रिएक्टेंट के लिए निकाला जाता है। तो आपको क्या करना है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, चेंज इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम पीरियड, तो वो चीज क्या बताएगी, रेट ऑफ डीकंपोजिशन या डिसअपीयरेंस बताएगी। वैसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर मैं बोलूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर मैं बोलूं, या क्या बोलूं, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या बोलूं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस अगर मैं बोलूं, तो देखो आपने ये बताया था भाई डीकंपोजिशन किस लिए निकाला जाता है, रिएक्टेंट के लिए, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस के लिए किसके लिए निकाला जाना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए। तो देखो प्रोडक्ट क्या हो गया इसमें, H2 और I2, प्रोडक्ट क्या हो गया, H2 एंड I2। तो देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस ऑफ H2, भाई H2 का निकाल के देखो, H2 का अपीयरेंस कितना है, क्या रेट है उसके अपीयर होने की, तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉजिटिव में कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी, विदाउट कोफिशिएंट, विदाउट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को यूज नहीं करना है। वैसे अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन देखूं, जैसे हमारा डस्टर ये रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन देखूं, किसका रेट ऑफ फॉर्मेशन देखूं, I2 का, H2 का तो देख लिया, I2 का भी एक बार देख लेते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 ये किसके बराबर होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी। I2 क्या है बेटा, इसमें प्रोडक्ट है आयोडीन, ठीक है, तो इसकी चेंज इन कंसंट्रेशन उस बिना कोफिशिएंट के, बिना स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के क्या कहलाएगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एक जनरल रिएक्शन के लिए हम कैसे एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास होने वाला है। पहली, फर्स्ट और सेकंड क्लास में हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसको अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकली अटेम्प्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।